नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के विस्तार की। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में घोषित की गई 2 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। पहली योजना कृषि अवसंरचना कोष से संबंधित है। ये फसल कटाई के पश्चात बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि साख समितियों, सहकारी विपणन समितियों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स आदि को 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। इन ऋणों का वितरण 4 वर्षों में किया जाएगा। वर्ष 2020 में 10,000 करोड़ रुपए और इसके आगे के 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष 30,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर ब्याज में प्रतिवर्ष 3% की छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना की समय सीमा वित्त वर्ष 2020 से लेकर वित्त वर्ष 2029 तक 10 वर्ष तक होगी। इस कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियों का भी गठन किया जाएगा। दूसरी योजना गरीबों के लिए किफायती किराए के आवासीय परिसरों का विकास अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस से संबंधित है। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक उप योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसके तहत वर्तमान में खाली पड़े और सरकारी आवास परिसरों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में बदला जाएगा और नए निर्माण भी किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहनों की भी व्यवस्था की गई है, जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उधारी दर पर रियायती ऋण, कर राहत आदि। प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान के रूप में 600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसमें लक्षित लाभार्थी विनिर्माण उद्योगों में नियोजित कार्यबल, सेवा प्रदाता, निर्माण श्रमिक, छात्र आदि होंगे। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस कार्यस्थल के निकट ही किराए पर सस्ते आवास उपलब्ध करवाकर शहरी क्षेत्रों में नए पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करेंगे। आइए अब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए कुछ अन्य निर्णयों को भी जानते हैं। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में अगले 3 महीनों के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का भुगतान करेगी। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सितंबर तक मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को नवंबर तक निःशुल्क चावल, दाल और गेहूं मिलेगा। अगली खबर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित है। सीबीडीटी ने अवसंरचना क्षेत्र को ऋण देने के एवज में सॉवरेन वेल्थ फंड्स के लिए कर राहत की घोषणा की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने होटल, कोल्ड चेन, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और गैस पाइपलाइनों सहित 34 प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स द्वारा निवेश पर कर छूट को अधिसूचित किया है। आपको बता दें कि सरकार के स्वामित्व वाले विदेशी मुद्रा भंडार के निवेश पूल को सोवरेन वेल्थ फंड कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि भारत का पहला सोवरेन वेल्थ फंड है। इस अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सोवरेन वेल्थ फंड को 31 मार्च 2024 से पहले निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे निवेश के लिए न्यूनतम लॉक इन पीरियड 3 वर्ष का है, यानी सोवरेन वेल्थ फंड को न्यूनतम 3 वर्षों के लिए निवेश करना होगा। भारत में इस प्रकार की कर छूट की घोषणा सबसे पहले वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में की गई थी। अवसंरचना क्षेत्र में भारत की निवेश आवश्यकता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। अवसंरचना क्षेत्र में आगामी 4 वर्षों में $1 ट्रिलियन से अधिक के निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इस कदम का उद्देश्य प्रत्यक्ष या वैकल्पिक निवेश कोषों यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स या अवसंरचना निवेश न्यासों जैसे साधनों के माध्यम से इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स निजी तौर पर संग्रहित एक निवेश साधन है। इसके अंतर्गत परिष्कृत निवेशकों से धन एकत्र किया जाता है। ये निवेशक भारतीय या विदेशी दोनों हो सकते हैं। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स इस फंड को अपने निवेशकों के लाभ के लिए परिभाषित निवेश नीति के अनुसार ही निवेश करता है, जैसे वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड आदि। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है।
भारतीय बैंक संघ द्वारा एक बैड बैंक की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा एक बैड बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। दरअसल कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण बैंकों के बकाया ऋण की तुलना में दबावग्रस्त ऋण का अनुपात 11.57% से बढ़कर 18.21% तक पहुंच सकता है। बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। ये अन्य बैंकों से बैड लोन, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां और अन्य जोखिमपूर्ण देनदारियों को क्रय करती है, जिससे बैंकों के तुलन पत्र में सुधार होता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज विशिष्ट संस्थाएं होती हैं जो त्वरित समाधान और बाजार में तरलता के समावेशन के लिए एनपीएज के प्रतिभूतिकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की सुविधा प्रदान करती हैं। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में बैड बैंक या पारा पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2018 में केंद्र ने इस प्रकार की एक इकाई के निर्माण की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। आइए जानते हैं बैड बैंक के लाभ क्या क्या होंगे। ये ऋणदाताओं के मध्य समन्वय की समस्या को हल करेगा, एक निश्चित समय सीमा में अधिकतम पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करेगा और बैंकों के तुलन पत्रों में सुधार करेगा। आइए जानते हैं बैड बैंक से संबंधित सरकार का दृष्टिकोण। सरकार ये मानती है कि अशोध्य ऋणों का समाधान बाजार आधारित प्रयासों से ही होना चाहिए, क्योंकि कई एआरसीज पहले से ही संचालित हैं। आइए जानते हैं कि अशोध्य ऋणों से निपटने के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों का पंजीकरण किया है, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का एकीकरण किया है, दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता का अधिनियमन किया गया है। आइए अब बात करते हैं भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट की। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र अल्प वित्तीयन और निम्न स्तरीय सेवा की समस्या से ग्रसित है। ये रिपोर्ट 15वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है, जो कि प्रथम बार स्वास्थ्य वित्तीयन पर एक समर्पित अध्याय आरंभ करने पर कार्यरत है। आइए अब बात करते हैं भारत में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के वित्त पोषण पर। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर निम्न व्यय किया जाता है। ये सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.3% पर स्थिर बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि ये 6% के वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में इसे बढ़ाकर 2025 तक जीडीपी के 2.5% तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। कुल सार्वजनिक व्यय में केंद्र की हिस्सेदारी 25% है। केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अल्प व्यय करता है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के विषय हैं। पिछले वित्त वर्ष में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय 200 रुपये से भी कम था और 12 राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम रहा था। आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में निम्न व्यय के कारण होने वाली समस्याएं। उच्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय। आउट ऑफ पॉकेट व्यय का आशय एक व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्यक्ष भुगतान से है, जो किसी वित्तीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 70% वहन किया जाता है। विश्व बैंक ने निम्न स्तरीय सेवा प्रदायगी, स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में उच्च विषमता और शहरी स्वास्थ्य प्रणालियों पर अल्प ध्यान देने जैसे प्रमुख मुद्दों की पहचान की है। अगली खबर कृषि क्षेत्र में फसल बीमा से संबंधित है। फसल बीमा के 1/3 दावों का निपटान नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किए गए दावों को निपटाने में विफल रहने वाली बीमा कंपनियों पर अर्थदंड आरोपित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन और कृषि उपज की मांग में गिरावट के बीच दावों के निपटान में विलंब से किसानों को और अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मानदंडों के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा दावों का निपटान क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूरा करना होता है, जिसमें विफल होने पर राज्य कंपनियों से 12% प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज आरोपित कर सकते हैं। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट एक दिए गए फसल चक्र के दौरान फसल या क्षेत्र की उपज का सटीक अनुमान लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक मूल्यांकन पद्धति है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गैर बाधित प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध फसल बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद तक की अवधि के लिए एक व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% की प्रीमियम दर निर्धारित की गई है।
इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उसके कार्यान्वयन में मौजूद चुनौतियों का समाधान करने के लिए संशोधित किया गया था। इसके तहत कई प्रकार के सुधार किए गए, जैसे अब सभी किसानों के लिए नामांकन को स्वैच्छिक बना दिया गया है। इससे पहले कर्जदार किसानों के लिए बीमा अनिवार्य था। प्रीमियम सब्सिडी के लिए केंद्र के हिस्से को 50% से घटाकर सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% और असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारत के साथ मुक्त आकाश समझौते का समर्थन। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 सार्क देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में बाहर स्थित अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर मुक्त आकाश सेवा समझौते की अनुमति देती है। एक मुक्त आकाश सेवा समझौता दो देशों की एयरलाइंस को एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में सीटों की उपलब्धता के साथ ही असीमित संख्या में उड़ान भरने की अनुमति देता है। भारत ने अनेक देशों जैसे स्पेन, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि के साथ ये समझौता संपन्न किया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक रूप से 1 वर्ष बाद 6 जुलाई 2021 को WHO की सदस्यता का त्याग कर देगा। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में विलंब से प्रतिक्रिया करने के कारण WHO की आलोचना की थी और इस पर चीन के प्रभाव से संचालित होने का आरोप लगाया था। अमेरिका ने WHO के वित्त पोषण पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका WHO का सबसे बड़ा वित्त पोषक है, जो इसकी कुल फंडिंग में 14.67% का योगदान करता है। WHO की कुल फंडिंग में भारत का योगदान 0.48% है। मालदीव और श्रीलंका द्वारा खसरा एवं रूबेला का उन्मूलन। ये WHO में दक्षिण पूर्व एशिया से प्रथम 2 देश बन गए हैं जिन्होंने वर्ष 2023 के लक्ष्य से पहले ही खसरा और रूबेला का उन्मूलन कर दिया है। जब किसी देश में 3 वर्ष से अधिक समय तक इन दोनों वायरस के स्थानिक संचरण का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो उसे खसरा और रूबेला से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में 9 महीने से लेकर और 15 वर्ष से कम आयु वर्ग तक के सभी बालकों के लिए चरणबद्ध रीति से खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ज़ाइकोव-डी ज़ाइडस कैडिला नामक एक कंपनी कोविड-19 के उपचार के लिए इस वैक्सीन के निर्माण पर कार्य कर रही है। इसे भारत में मानव नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमति भी प्राप्त हो गई है। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित की जा रही कोवैक्सीन के बाद ये भारत में दूसरी संभावित वैक्सीन कैंडिडेट है जिसे मानव नैदानिक परीक्षण के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम ब्लूइज। ये भुवनेश्वर की सभी सरकारी भूमियों का एक जियो टैग डेटाबेस है। इसे सरकारी भूमि पर होने वाले सभी परिवर्तनों का पता लगाने के लिए हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से निर्मित किया गया है। ये नागरिकों को जियो टैग्ड वाली सरकारी भूमि पर होने वाले किसी भी अनाधिकृत कार्रवाई की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। इससे ओडिशा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।